हेलो एंड वेलकम। जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोग का मैं आज जो है 40 नंबर का जो आपका कॉमन पेपर होगा 6 से लेकर 12 में, उनका मैं आपका जो है 11 नंबर प्रैक्टिस सेट जो है करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं अभी तक तो जल्दी से जाइए, देखिए, सारा को देखिए, क्योंकि ये 40 नंबर आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि आपको पता है ये 40 नंबर में जो है मिक्स है और इसका जो है थोड़ा पेपर आसान आएगा। बाकी आपका 80 नंबर का होगा, थोड़ा उसमें कंपेरेटिवली आपका स्पेशल सब्जेक्ट है तो उसमें थोड़ा जो है क्वेश्चन का लेवल शानदार रहेगा। तो 40 नंबर में अगर इसको अच्छे से कर लीजिएगा तो 35 से 38 नंबर, 30 से 35 नंबर आराम से यहाँ से जो आप खींच सकते हैं। तो इसको हर हालत में किसी तरीके से एक सेट रोज़ मारिए, मारते मारते आपका तैयारी हो जाएगा। और बाकी आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसके लिए मैं आपका SCRT जो है बेस्ट MCQ करवा रहा हूँ। अभी जो है 10th क्लास का चल रहा है, 9th क्लास का करवा रहा हूँ, कुछ ज्योग्राफी का केवल अभी स्टार्ट हुआ है। और बाकी जो है ज्योग्राफी का 6 क्लास का मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ पहले चैप्टर का। बहुत जल्दी आपका दूसरा तीसरा वीडियो भी 1 हफ्ते के अंदर में आपका जो है ज्योग्राफी 6 का ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक नहीं जुड़े चैनल से तो जुड़ जाइए, अपने साथियों में जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज 11 नंबर का। जो हमारे साथ पहले जुड़े होंगे उनको पता होगा कि 7 नंबर तक जो है मैथ्स का क्वेश्चन आता है, 8 नंबर से GK GS कराता है। तो पहले मैं आपको GK GS का पार्ट करवाता हूँ, फिर आपको लास्ट में मैथ्स का करवा देता हूँ। तो आप लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है आपका मैथ्स का 7 क्वेश्चन आता है, बहुत शानदार क्वेश्चन आता है। सारा का सारा जो है अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट का रहता है। तो ये नहीं समझिएगा कि मात्र 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ज़रूर, ठीक है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज नंबर 11 का। आपका पहला क्वेश्चन है GK का, ठीक है, और ओवरऑल जो है इस सेट का 8वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा जो है किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 29 दिसंबर 1920 से, ठीक है, आपको क्या कहते हैं 30 नवंबर 1921 तक ये बिहार के गवर्नर रहे थे। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया कब? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1580 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे, कौन थे? तो कौन थे आपको पता होना चाहिए, श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही को कौन थे पूरे इंडिया में ओवरऑल, तो विनोबा भावे थे। दूसरे जो थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है तो पूछा जाता है सब। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। आगे कह रहा कि बिहार में जो है द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने, कौन बने थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र प्रसाद जो है सिन्हा थे, प्रसन्ना सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2023 में किस जिला को भारत का पहला जो है संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, कोल्लम जिला जो है, ठीक है, कोल्लम जिला जो है जो उसको क्या किया गया है? तो भारत का पहला जो है संविधान साक्षर, मतलब हर व्यक्ति को संविधान का नॉलेज है, इस हिसाब से समझ लिए। एक कोल्लम जिला में कहाँ पे पड़ता है? तो केरल राज्य में पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, केरल के फिलहाल में मुख्यमंत्री कौन है? तो उसका भी नाम ध्यान रखिएगा, पिनराई विजयन है। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2023 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर प्रभाव अन्य। हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में ध्यान रखिएगा, ये जो है बहुत ही अच्छे जो है क्या बजाते थे? तो बांसुरी वादक थे। ठीक है, और पूछा जाता है कि हरिप्रसाद चौरसिया जो है किस चीज़ के लिए फेमस है? तो बांसुरी बजाने के लिए। जैसे आपको पता होगा कि बिस्मिल्लाह खान किसके लिए फेमस थे? तो शहनाई के लिए। जाकिर हुसैन तबला बजाने के लिए। ठीक है, कुछ कुछ फेमस नाम होता है, उसको ध्यान रखना पड़ता है।
आगे करा कि वर्ष 2021 के लिए 31वें जो है सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। किसके लिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोफेसर रामदरस मिश्र। देखिए 4-5 अवार्ड का नाम ध्यान रखिएगा। एक सरस्वती सम्मान होता है, फिर व्यास सम्मान होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, ठीक है। मैन बुकर पुरस्कार हो गया। मैन बुकर पुरस्कार 2 प्रकार का होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, एक नॉर्मल होता है। दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना जो है अवार्ड आप हर हालत में ध्यान रखिएगा। बाकी जो आपके फिल्म दुनिया से ऑस्कर, उसके बाद गोल्डन ग्लोब, बाफ्टा अवार्ड, उसके बाद क्या कहते हैं ऑस्कर, ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। उसमें किस को एल्बम ऑफ द ईयर मिला है, ऐसे पूछ देता है कभी कभी, सॉन्ग ऑफ द ईयर। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है करेंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पराबैंगनी जो है क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कैरोटीनाइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए डी जो है इसमें कह रहा है कि ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं विद्युत के क्या होते हैं? अल्प चालक होता है। इससे विद्युत धारा जो है कम प्रवाहित होती है। इसका मेन कारण क्या है? तो कार्बनिक यौगिक आपको पता होना चाहिए, कार्बन के अधातु है। तो धातु के यौगिक होते हैं जो विद्युत के कम चालक होता है, ठीक है। तो ये 2 आंसर सही हो गया। हाँ, वही धातु रहता है, तो धातु के यौगिक जो होता है उससे विद्युत धारा जो बहुत तेज़ी से प्रभावित करती है। जैसे आप मान के चलिए धातु में ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, ठीक है, चांदी ले लीजिए, इससे आप बहुत तेज़ी से विद्युत धारा प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन लकड़ी से प्रभावित कीजिएगा तो होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। तो कार्बन वगैरह उसमें पाया जाता है लकड़ी वगैरह में, ठीक है। आगे कह रहा है कि इनके अणुओं के मध्य जो प्रबल आकर्षण बल होता है, बिल्कुल नहीं होता है। धातु के जो है मध्य क्या होता है? थोड़ा कमजोर आकर्षण बल होता है, ठीक है। और जो है इनके अणुओं के मध्य जो है प्रबल आकर्षण बल नहीं होता। तो ये सही हो गया। तो 2 और 4 जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक में होंगे। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जो है आप ध्यान से देखना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक में होंगे। देखिए C4H6 को लिखिएगा किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 तरीके से आप लिख सकते हैं। जब आप 11-12 में केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। एक होता है चेन आइसोमर होता है, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल आइसोमर होता है, इसी तरीके का होता है, ठीक है। तो उस पर ये कॉन्सेप्ट आता है। तो आप उतना डेप्थ में नहीं जाइए, बस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए C4H6 को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं? 2 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एक तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए C डबल बॉन्ड A C, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ठीक है ना। ये हो गया। अब ऑटोमेटिक पता है कि कार्बन का कितना होता है संयोजकता? 4 होता है। तो 2 इससे बना लिया, तो 2 यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए कार्बन 3 बना चुका है तो ऑलरेडी, तो एक H यहाँ देना पड़ेगा, एक H यहाँ पे देना पड़ेगा, और इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया एक स्ट्रक्चर। तो ये हो जाएगा। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। फार्मूला लिख दिए। एक तरीका तो ये हो गया, आप एक तरीका ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, C4H6 को। तो इसमें क्या हो गया? तो इसमें आपको जो है द्विबंध, जिसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड कितना है? तो 2 है। कुछ समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या है? 2 द्विबंध है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। तो एक ऑप्शन यहाँ आ जा रहा है। चलिए अब एक और समझाता हूँ। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका C ट्रिपल बॉन्ड C, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। समझ में आया? देखिए कार्बन का टोटल कितना होता है संयोजकता? तो 4 होता है, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है? 4 जो है इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कक्षा में, ठीक है। कार्बन कितना परमाणु संख्या? 2 6 होता है, तो इसको 2 4 लिखते हैं। तो बाह्यतम कक्षा में कितना? 4 है। देखिए सबका संयोजकता जो है उसका ऑक्टेट हम क्या करते हैं? अष्टक पूरा करते हैं। कार्बन का यहाँ 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दीजिए। ये ऑलरेडी 3 1 4 बना चुका है। ये जो है 2 बनाया हुआ है, एक इधर कार्बन से एक इधर कार्बन से, तो 2 हाइड्रोजन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ जो है मात्र एक कार्बन के साथ लगाया हुआ है, तो 3 बचा हुआ है, तो 3 यहाँ पे हाइड्रोजन लगा सकते हैं। तो 2 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? त्रिबंध वाला हो गया, और एक में
द्विबंध वाला 2 आ गया, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। देखिए कैसे घुमा के पूछा गया है। तो अगर जिनका केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो तो समझ जाएंगे, जिनका नहीं होगा उनको जो है दिक्कत होगा। हालांकि घबराना नहीं है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिस दिन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपका एकदम बेसिक से हर चीज़ क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे कह रहा है कि लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और यह इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। देखिए आपको समझा देता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। देखिए एक होता है 1H1, ठीक है। एक होता है 2H1, इसको हम क्या बोलते हैं? तो ड्यूटेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। एक होता है आपका जो है क्या कहते हैं, सॉरी, ये हो गया 3H1, इसको क्या बोलते हैं? तो ट्रिटियम बोलते हैं। ट्रिटियम थोड़ा एक्टिव ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये डीके भी कर जाता है कभी कभी। तो इसमें ध्यान क्या रखना, देखिए समस्थानिक सबसे पहले किसको बोलते हैं? तो जिसकी परमाणु संख्या समान। देखिए परमाणु संख्या 1 है, परमाणु संख्या 1 है, परमाणु संख्या 1 है, परमाणु संख्या 1 है, ठीक है। तीनों का हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, बहुत पूछा जाता है। एक हो गया आपका ये, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रो मतलब हाइड्रोनियम बोल सकते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोल सकते हैं, इसको ट्रिटियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? 1H1 में आपका द्रव्यमान संख्या कितना आ रहा है? 1H1 में आपको पता है द्रव्यमान संख्या 1 है। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 2। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 3। ऊपर वाला जो है द्रव्यमान संख्या होता है, नीचे वाला परमाणु संख्या होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा समस्थानिक की परिभाषा क्या होता है? जिसकी परमाणु संख्या सेम हो किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। और दूसरा बात क्या ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। एक आपको ये पता चल गया, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए तो यही क्वेश्चन आपको समझाया गया है। आप जो है कह रहा है कि यह प्रोटियम के स्थान पर है, ये 1H1 है, तो ये क्या हो गया आपका? प्रोटियम हो गया। तो हम जो नॉर्मल जो जल का सूत्र होता है H2O होता है कि नहीं। लेकिन कह रहा है कि भारी जल हम जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा D2O, ये हो गया ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम हमने लिया, प्रोटियम की जगह पे क्या ले लिया हम? यहाँ पे क्या है? 2 प्रोटियम है, यहाँ पे क्या हो गया? 2 ड्यूटेरियम हो गया। क्या करा है? जब यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। और आपको पता होगा प्रोटियम में कितना होता है? तो प्रोटियम में जो है द्रव्यमान संख्या 1 होता है, और ड्यूटेरियम में कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए कितना, द्रव्यमान संख्या 2 होता है, ठीक है ना। जो कि मैं आपको बताया हूँ ऑलरेडी लिख के, तो समझ में आ गया होगा। चलिए ज़्यादा डिटेल में क्या आपको पता भी होगा आप लोगों को। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही सब ये क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए आगे कह रहा है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न में से कैसी गैस निकलती है? जहाँ पेशाब घर में जाते हैं तो वहाँ से जो गंध निकलता है उसका मेन कारण क्या है? तो उसका मेन कारण क्या है? अमोनिया गैस होता है। क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, NH3 होता है, ठीक है ना। मतलब थोड़ा माइल्ड बेसिक होता है, कमज़ोर बेसिक होता है, कमज़ोर क्षार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरीके से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है, जो उसे पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भाल के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? इसको एकदम रट लीजिएगा, घोट जाइएगा। आर्किमिडीज का नियम है, ठीक है। आप देखते होइएगा कोई चीज़ आप जो है पानी में रखते हैं तो या तो वो आधा पानी में रहता है, ना तो पूरी रूप से डूब जाता है, ठीक है। और जब डुबाते हैं तो पानी जो है नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगाता है उस पर, ठीक है, बल लगाता है, जो पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल जो जितने पानी को विस्थापित करता है उसके बराबर होता है। किसका नियम है? तो आर्किमिडीज का नियम है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि पुरानी किताबों में पन्ने के भूरे होने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। इसका मेन कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, फॉक्सिंग जो एक प्रक्रिया होती है जिसके कारण क्या होता है? पुरानी किताबें अब भूरे कलर की हो जाती है, ठीक है। और अगर इसका आंसर ज़्यादातर केस में ऐसा दिया रहेगा कि देखिए कागज़ जो होता है सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज के ऑक्सीकरण से क्या होता है जो उसका पन्ना जो होता है पीला हो जाता है। हालांकि इसमें फॉक्सिंग दिया गया है, उसको ध्यान रखिएगा। फॉक्सिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है किताब के जो पन्ने होते हैं जो है पीले कलर के होने लगते हैं या भूरे कलर के होने लगते हैं, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि भारत का जो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भील है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है, सॉरी दोस्तों केरल है। ठीक है, यहीं पे आपका जो है शांत घाटी भी है। आगे कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नरेंद्र देव होगा। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव जो थे इनके सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट किया जाता है, वैसे भी कोई भी चीज़ अगर प्रथम हो तो उसको याद रखिएगा हर हालत में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के गर्भ, ठीक है, क्रूड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? और ये BPSC 7th फेज में इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। इस तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है कि पृथ्वी के गर्भ या क्रूड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, लौह बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इस बात को जरूर दिमाग में बैठा के रखिएगा। जैसे पूछा जाता है कभी कभी, देखिए रासायनिक संरचना के आधार पर जो है पृथ्वी को 3 परतों में विभक्त किया गया। एक होता है सियाल, इसको दिमाग में यहीं पे समझ लीजिए। एक होता है सियाल, ठीक है, एक होता है आपका सीमा, ठीक है, और एक होता है आपका नीफे, ठीक है ना। लेकिन नाम से याद करा देता हूँ आपको। सियाल में क्या है? सिलिकॉन है, SI फॉर सिलिकॉन, AL फॉर एल्यूमिनियम। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था BPSC 7th फेज में, ध्यान रखिएगा। इसमें साइंस भी आ जाता है, ज्योग्राफी भी आ जाता है। और सीमा क्या हो गया? तो सीमा जो नाम है वो समझिए लड़की का नाम नहीं है, यहाँ पे बहुत काम का चीज़ है। यहाँ सिलिकॉन है और यम में बोले तो मैग्नीशियम है। ठीक है, अब इस पे आ जाइए नीफे, तो Na क्या है? Na फॉर निकेल और Fe फॉर आयरन, लौह बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ना, इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा, पूछ लिया जाता है, बराबर पूछा जाता है। सियाल का में कौन कौन सा धातु है? 4 धातु है, ठीक है, और सीमा में क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है? और नीफे। आगे करा कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को हराया था? किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को हराया था? तो ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय भी ने हराया था और मूलराज द्वितीय ने भी हराया था। पृथ्वीराज तृतीय जो था तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। हालांकि द्वितीय युद्ध जो हुआ तराइन का 1192 ईस्वी में, उसमें जो है मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज को हरा दिया था। और मूलराज द्वितीय भी जो है मोहम्मद गौरी को हराया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे करा कि निम्न में से किस विद्वान ने कहा कि 1857 का स्वतंत्रता संग्रह जो है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, LER रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूटान। और भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू है। मात्र 38,394 किलोमीटर स्क्वायर पे ये फैला हुआ भूटान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस नदी पर जो है शिव समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस पे? तो कावेरी नदी पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई जो है मोटा मोटी ध्यान रखिएगा 98 मीटर, 100 मीटर से 2 मीटर कम है। इस बात को दिमाग में बैठा के रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। और ये जो है कर्नाटक में, कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, बेरिंग जल डमरू मध्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेरिंग सागर और जो है चुकची सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, इसका तो डेट सहित याद रखिएगा, क्योंकि ये इतिहास का ऐसा घटना सब है जो इसके बिना इतिहास अधूरा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो है क्या होगा आपका बताइए। तो इसका आंसर जो होता है 22 अक्टूबर 1764 है। कितना है? 22 अक्टूबर 1764 है। ठीक है ना, इसमें कोई नहीं दिया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसका ध्यान रखिएगा, इसमें जो अंग्रेज का सेनापति था हेक्टर मुनरो था, ये भी बहुत पूछा जाता है। आगे कहा कि प्लासी के युद्ध में 1757 के उपरांत बिहार का जो है उप नवाब कौन बना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीरन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा जो है महाभियोग लाया जा सकता है? तो बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजनीति का जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
संसद के दोनों सदन अगर यह पा लिए राष्ट्रपति के बारे में कि ये जो है संविधान का गलत मिसयूज कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, बहुमत से बिल पास करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है महाभियोग का प्रक्रिया चलने लगेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नरम दल एवं गरम दल में विवाद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, सूरत अधिवेशन 1907 में। उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी बोस कर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर से ये 1916 में आके मिल गया था। ठीक है, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसका जो है अध्यक्षता मजूमदार साहब कर रहे थे, उसमें जो आके ये सब मिल गया था। बाकी लाहौर अधिवेशन आपको पता ही होगा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ? तो रावी नदी के तट पर, यहीं पे आपको पूर्ण स्वराज का जो है प्रण लिया गया था। बेलगांव अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किए थे, तो इसको तो ऐसे भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति की क्षमा याचना की शक्ति एक क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक शक्ति है। जब वो समझिए कि आपको मान के चलिए मृत्यु दंड मिल गया, तो दुनिया में, पूरे इंडिया में एक ही इंसान है जो आपको मृत्यु से जो है मुक्ति दे सकता है, वो है आपके भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो उनके पास बहुत ही जो तो टॉप लेवल का समझिए कि न्यायिक शक्ति है। अल्टीमेटली अगर कोई आपको बचा सकता है इस धरती पे, भारत की धरती पे मृत्यु से, तो वो है हमारे राष्ट्रपति साहब। आगे करा कि निम्नलिखित वर्षों में से कब जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1986 में। ठीक है, और 1980 में आपका जो है ये देख लीजिए पर्यावरण है, और वन संरक्षण अधिनियम आया तो 1980 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1980। वन्य जीव आ जाए, वन्य का जीव के बारे में हो तो क्या हो जाएगा? 1972। ठीक है ना, तो इसी हिसाब से ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि होमो सैपियंस वैज्ञानिक नाम का अर्थ क्या है? बताइए। तो इसका मतलब होता है समझदार होमोनिड। ठीक है, एक तरह से समझिए कि इंसान का ही जो है वैज्ञानिक नेम क्या है? होमो सैपियंस है। जैसे हम लोग क्या है? होमो सैपियंस है। तो ये था साथी आपका जो है जीके पार्ट। अब आते हैं मैथ वाले सेशन पे, बने रहिए कंटिन्यू सेशन पे। अगर नहीं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स का। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20% और 15% के दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी? क्वेश्चन कह रहा है कि मान के चलिए आपके पास जो है 5000 का टेबल है। ठीक है, कोई डाइनिंग टेबल बढ़िया वाला खरीदे हैं, उस पर आपको जो है दुकानदार 20% का छूट दे रहा है, फिर से 15% का छूट दे रहा है, लग ले। तो जो समतुल्य छूट होगा, ये कह रहा है कि हमको 2 को छूट नहीं दीजिए, एक को छूट कैलकुलेट करके बताइए कितना दीजिएगा। तो ये वो समतुल्य छूट कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जब भी आपको 2 को लगातार छूट दे तो इसका ऐसे निकालते हैं। उसको क्या कीजिए, आपस में जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दिए, फिर माइनस कीजिए और दोनों को गुना कीजिए। दोनों को गुना करके और क्या 100 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, इसका फार्मूला होता है a + b - ab/100। समझ में आया ना समतुल्य छूट का निकालने का? तो दोनों छूट को जोड़ दीजिए, माइनस करके दोनों छूट को गुना करके 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 20 और 15 35 हो जाएगा। इसको काटते हैं, 20 पंचे 100 और 5 तिहाई 15। तो 35 - 30 क्या हो गया? 32%। तो वो कह रहा है कि वो आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा कम है, कह रहा है हमारा दिमाग काहे खा रहा है? 20%, 15% क्या कर रहा है? कितना दीजिएगा जो बताइए। तो ओवरऑल छूट कितना हो जाएगा? तो 32% हो जाएगा। ठीक है, ठेठी लैंग्वेज में समझ जाइए। चलिए आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक घनाकार बॉक्स है। ठीक है, घनाकार बॉक्स का मतलब क्या हो गया? आप आयत पढ़े होइएगा तो उसमें क्या होता है? लंबाई चौड़ाई होता है। वर्ग में लंबाई चौड़ाई होता है। घन में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयतन आएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल। देखिए, जब केवल लंबाई चौड़ाई हो तो क्षेत्रफल होता है, घन आ जाता है तो आयतन आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्षेत्रफल जो निकाला जाता है संपूर्ण पृष्ठ का निकाला जाता है। कह रहा है कि घनाकार बॉक्स की लंबाई जो है चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात जो है दिया गया है 7:5:3, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो 27,832 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इस बॉक्स का आयतन ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, लंबाई का अनुपात कितना? 7। मैं आपको बता चुका हूँ अनुपातिक राशि कैसे देखते हैं। जो पहला आता है उसका अनुपात पहला होता है। दूसरे नंबर पर चौड़ाई, तो उसका अनुपात 5 हो जाएगा, ऊंचाई का हो जाएगा 3। हम अनुपातिक राशि को क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हो। तो यहाँ हम शॉर्ट में दिखा रहे हैं, लंबाई हो गया 7x, चौड़ाई को बी मान लेते हैं। ठीक है, विड्थ तो ये हो जाएगा आपका 5x, और ऊंचाई हो गई आपका एच मान लेते हैं हम, तो 3x। ठीक है ना, कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन है। घन का मतलब क्या होता है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब का सब क्या होता है आपको
जो है क्वेश्चन में कुछ सुधार कर लीजिए। देखिए घनाकार नहीं होगा, घनाभाकार होगा, ठीक है। इसका मेन रीजन क्या है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंटेड हो गया है, ठीक है। घनाकार की जगह पे घनाभाकार होना चाहिए, ठीक है। कि घन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों सेम होता है, लेकिन घनाभाकार में जो है तीनों अलग अलग होता है, ठीक है। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है फॉर्मूला 2 × LB + BH + EHL। कहने का मतलब क्या है, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई का गुना करके जोड़ दीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई गुना कीजिए, 7x में 5x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 35x²। अब देखिए चौड़ाई में ऊंचाई से गुना कीजिए तो 15x², ठीक है। उसके बाद प्लस कीजिए फार्मूला में, फिर कह रहा है कि ऊंचाई में जो है लंबाई से गुना करना, तो 7 में 3x से गुना कीजिएगा तो 21x², ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकाल लिए। तो ये हो गया 35x², 15x² और 21x²। ये सबको जोड़िए, 35 15 हो गया 50, 21 हो गया 71x²। उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 142x² आ गया। चलिए अब इसका यूज कैसे हम करते हैं, देखिए 142x² जो है क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 142x²। क्वेश्चन में हमको दिया गया कितना है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 27,832 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। देखिए तो x² का हमको वैल्यू निकालना हर हालत में, तो 27,832/142 हम करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, तो ये निकल के इसको काटिएगा ना तो 196 बार में कट जाएगा। कितना बार में, तो 196 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है x² बराबर क्या हो गया, 196 हो गया, थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ। x² बराबर 196 हो गया, तो x बराबर क्या होगा आपको पता होगा, ठीक है ना, 14 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका वर्गमूल निकालेगा तो 14 आ जाएगा। तो आपको क्या पता चल गया, x का वैल्यू 14 पता चल गया, तो आयतन पूछ रहा है। तो अब लंबाई चौड़ाई पता चल जाएगा, x का वैल्यू 14 हमको पता चल गया है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ x का वैल्यू पुट कीजिए तो लंबाई हो गया आपका 98, x का वैल्यू 14 पुट करने पर चौड़ाई कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है ना। अब जो है हमको कह रहा है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को गुना कीजिएगा, कर दीजिए गुना, उसका आयतन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका तीनों को गुना कीजिएगा तो आपका जो है आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, मैं बता देता हूँ, 28, 81, 20 आ जाएगा। गुना कीजिएगा यही आएगा, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कुछ था नहीं इसमें, जो मैं बस आप लोगों को जिसको थोड़ा भी मैथ का बेसिक नॉलेज होगा उनके लिए एकदम हलवा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम और श्याम जो है एक काम को क्रमशः 6.2/3 दिनों और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया और उसके बाद जो है राम छोड़कर चला गया। शेष बचे हुए काम को श्याम अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं इस तरीके का क्वेश्चन करवा चुका हूँ बहुत, तो आपको पता होगा। ये देखिए राम हो गया, ये हो गया श्याम, ठीक है। राम कितना दिन में काम कर रहा था, 6.2/3, इसको लिख सकते हैं 20/30 दिन में, 20/3 दिन में पूरा काम करता है, और ये श्याम जो है आपका 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो इसका आप निकाल लीजिएगा कुल कार्य कैसे निकलेगा, तो ये 60 यूनिट निकल जाएगा, ठीक है ना। इसको करिएगा, ऐसा निकालना जो दोनों से भाग देने पे कट जाए, ठीक है। कुल मिला के एलसीएम निकालना रहता है। तो इसका क्षमता कितना आ जाएगा, 4 यूनिट आ जाएगा। देखिए 60 कुल कार्य हो गया, इसमें भाग दीजिएगा 15 से तो 4 इसका क्षमता आ गया, और 60 में 20/3 से भाग दीजिएगा तो 9 जो है क्षमता इसका हो गया। दोनों मिला के कितना क्षमता होगा, 13, ठीक है। कह रहा है कि अब कुल मिला के कुल क्षमता को पता चल गया ना। अब देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन करते हैं कुल कार्य कितना है, तो ध्यान रखिए कुल कार्य कितना है, तो कुल कार्य जो है आपका कितना है, तो 60 निकला है, और राम का क्षमता कितना है, राम का आपको पता क्षमता कितना निकला, 9, और श्याम का निकला 4, बस हो गया काम। देखिए कह रहा है कि 4 दिन दोनों मिलकर काम किया, तो टोटल 4 दिन टोटल राम श्याम दोनों मिलकर काम किया है, मतलब 13 क्षमता के साथ 4 दिन काम किया है, तो कितना हो जाएगा, 52 काम कर लिया ना भाई। 13 कुल मिला के राम और श्याम का क्षमता है, 4 दिन काम किया तो 52 क्षमता काम कर लिया वो। कुल कार्य का जो है 52 काम कर लिया, जबकि कुल कार्य हमको कितना करना, 60 करना है, तो बचा कितना, 8 कार्य। 60 में से 52 कर लीजिए, हटा लीजिए, तो 8 बच गया। अब 8 ही काम ना श्याम को करना पड़ेगा अकेले, तो कह रहा है कि श्याम अकेले उस काम को कितना करेगा, तो 8 जो कार्य बचा हुआ है उसको, और श्याम का क्षमता कितना है, तो श्याम का क्षमता आपको पता है यहाँ पे 4 है,
तो 4 से भाग दीजिए, 2 दिन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 2 दिन अकेले श्याम को काम करना पड़ेगा पूरा काम को निपटाने के लिए, क्योंकि 52 भाग जो है ऑलरेडी दोनों मिलकर काम कर चुका है। तो 8 जो बचा हुआ कार्य था उसको जो है 2 दिन में कर लेगा श्याम। चलिए आगे कह रहा है कि राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, बताइए। देखिए क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्रय मूल्य, इसको सीपी लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। कॉस्ट प्राइस हो गया और सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस 100 हो गया और 30% लाभ लिया होगा तो राम जो है 130 में बेचा होगा। अब क्वेश्चन में क्या करा है, देखिए अक्सर हम लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालते, लेकिन इसमें क्या करा है कि नहीं, इस बार जो है ना आपको क्रय मूल्य पर नहीं विक्रय मूल्य पर निकालना है। तो हम यहाँ पे लाभ कितना है तो आपको पता है 30 रुपया, ठीक है, 100 रुपये में। तो विक्रय मूल्य पे लाभ निकाल लीजिए। 30 लाभ है, विक्रय मूल्य कितना 130 है, गुने 100 कर दीजिए। जो कह रहा है हम वही कर देते हैं, ठीक है। तो 100 गुने 3 क्या हो जाएगा 300 और बटे 13, 300 और बटे 13 कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 300 कर दीजिए और बटे 13 कर दीजिए। तो इसको भाग दीजिएगा ना आप, तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 23 पॉइंट जो है आपका 07% आ जाएगा। इसको जब अप्रोक्सीमेशन कीजिएगा तो आपको पता होगा 23.1% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा जो है 0 के बराबर है, तो tan थीटा प्लस कोट थीटा का मान कितना होगा। देखिए यहाँ से मैं आपको एक थीटा के वैल्यू कैसे निकालता हूँ, थोड़ा दिमाग से देखिएगा ध्यान से। सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0 दिया गया है, तो इसे भी आप हिट एंड ट्रायल से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे 45 डिग्री जो वैल्यू रखिएगा ना, तो सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों उस वैल्यू पे सेम होता है, क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू जो है 45 डिग्री पे सेम होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा √2 माइनस √2 बराबर 0 हो जाएगा। फिर ये अब 45 डिग्री पता चल गया तो इसका वैल्यू रख दीजिए, tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। सिंपल सा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये आंसर तो पता चल गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बनाइएगा कैसे। जैसे सेक थीटा को बराबर क्या है, उधर ले जाइएगा समीकरण में तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इतना पता समझ में आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं हम, क्या साइन थीटा को जो है हम इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अब बटे कोस थीटा अब बराबर क्या हो जाएगा 1। अब जो है tan थीटा बराबर क्या हो गया 1। अब कुछ चमका कि tan थीटा का वैल्यू कितना रहता तो 1 होता, तो 45 डिग्री, बस वैल्यू निकल गया। तो ऐसे ही निकालना है, कुछ खास था नहीं क्वेश्चन में। अब जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री निकल गया तो मैटर क्लोज हो गया आपका। थीटा 45 डिग्री निकल गया, इसका मतलब क्या हो गया, थीटा का वैल्यू इसमें रखिए tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, और कोट जो है 45 डिग्री उसका वैल्यू भी 1 होता है, तो 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण x² माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल जो है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान क्या। ये है आपका 10th लेवल का क्वेश्चन, हालांकि मैं फिर भी आपको बता दूंगा, घबराइए नहीं। कह रहा है कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का जो वैल्यू निकालना है। देखिए समीकरण दिया गया उसमें जो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है, तो -b/a होता है। तो -b कितना है 2 है, ठीक है ना, -2 है। तो -b कितना हो जाएगा, ये होता है -b/a होता है कि नहीं। तो b आपको कितना पता है -2 है आपके पास। ये कितना है 1, x² का जो है गुणांक कितना है ये 1 है, और x के गुणांक को हम क्या बोलते हैं तो b बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैं आपको डाटा लिख दूंगा, आप घबराइए नहीं। अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो जाता है c/a। c क्या होता है तो कांस्टेंट अचर पद को जो है द्विघात समीकरण में जो है c बोलते हैं, और ये आपको पता होगा x² का जो गुणांक होता है। तो ये हो जाएगा 4/1 बराबर हो गया 4, ठीक है। तो चलिए अब ये इतना निकाल लिए तो आपका आधा मैटर क्लोज हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले हम यहाँ से, तो 2 निकाले हैं, अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है 4 आया। तो अगर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू निकालिए, इसका फॉर्मूला पढ़े होइएगा, एक ये होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है अल्फ़ा जो है क्या कहते हैं स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा होता है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता चल गया आपको, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पता है।
हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे तोड़ेंगे कि अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा में आ जाए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका जो है फाइनल जो हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे इसको, तो फाइनल आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखिए, ये हो जाएगा आपका, ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा था, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा जो है उसकी क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में से सेट किए थे, इसका हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा, इसका ऑलरेडी फार्मूला में है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 3 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 3 अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा आपको बताइए, माइनस में आपका क्या आ जाएगा, माइनस में ये क्या हो जाएगा 2, ये 2 था, अब क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा कितना 4, आपको पता होना चाहिए, तो 2 हो गया 4 माइनस 12, ठीक है ना। तो क्या निकल के आया आपका, तो ये -8 हो जाएगा और 2 से गुना कीजिएगा तो -16 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ ही मैं इतना डिटेल में गया हूँ, लेकिन जिनको थोड़ा भी बेसिक नॉलेज होगा उनको एक लाइन में भी आपको चमक गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का रहा है कि साथ में 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम बनाने के लिए तरीकों की संख्या बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, 15 खिलाड़ी में से आपको 11 खिलाड़ी चूज करना है, तो ये थोड़ा 11th का कॉन्सेप्ट है। 11th में आपको बाइनोमियल एक चैप्टर पढ़ना है, उससे जो है चाहे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है वहाँ सब समझिएगा। तो 15 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी लेना, और पता है कि सब का सब खिलाड़ी जो है अलग अलग होगा, तो इसका क्या होता है 15C11 होता है, ठीक है ना। अब इसको जो है आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 15 फैक्टोरियल बटे हो जाएगा 11 फैक्टोरियल। अब 15 में से 11 कर दीजिए तो 4 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 15 फैक्टोरियल का मतलब है कि 1 से लेकर 15 तक का गुना, ठीक है। तो चलिए इसका जो 1 से लेकर 15 तक गुना लिखिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, 15 फैक्टोरियल अपने 11 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आपको देखिए 15 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 1 से लेके 10 तक का गुना। 11 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 से लेके कितना हो 10 तक का गुना। और 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 2 3 4 तक का गुना। अभी बताइए 1 से लेके 15 फैक्टोरियल जो गुना है उसमें 1 से लेके 11 तक गुना कहीं ना कहीं इतना होगा, ये कट जाएगा, इससे कटेगा कि नहीं 1 से 11 तक के गुना से। अब इसमें क्या बचा, ऊपर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर देखिए क्या क्या बचेगा, काट कूट करिएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 से 11 तक का गुना ऊपर नीचे कट गया तो क्या बचा 12 13 14 और 15 ऊपर बच गया, ठीक है। और नीचे क्या बचा था 4 फैक्टोरियल, मतलब 1 2 3 और 4 गुना बचा था, ठीक है। अब काट दीजिए, कुछ कट रहा है जो 2 छक्के 12 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 दूना ही 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर गुना कर दीजिए 13 गुने 14 गुने 15, इसको गुना कीजिएगा बट्टे में 2 भाग कीजिएगा तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 1365, ठीक है साथी। कुछ ना, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है परमुटेशन का, कुछ भी इसमें सही नहीं है, बस यही कि थोड़ा बहुत 11th का पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जैसे आपको दे दीजिए टोकरी दे दिया जाएगा, ठीक है, 10 गो आम है, चाहे 10 गो आम छोड़िए ना, एगो नींबू है, एगो क्या कहते हैं गाजर है, एगो जो है पपीता है, 5 गो फल है, उसमें से कहेगा कि एगो फल निकाल लेगा तो क्या होगा 5C1 हो जाता है। तो इसी तरीके से कुछ है नहीं, 15 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी जो है चूज करना, तो 15 से 11 हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लीजिए बस आंसर चला जाएगा, पता चल जाएगा। तो ये था साथी आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11। उम्मीद करता हूँ कि जो आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। इसमें जो आपका 1 से लेके 6 से लेकर 12 सारे जो है साथियों का कॉन्सेप्ट था। आप देखे होइएगा कुछ क्वेश्चन जो आपका 11 12 का भी था, मैथ्स में भी था, साइंस में भी था, कुछ क्वेश्चन जो आपका 10th लेवल का भी है, कुछ क्वेश्चन आपका 6 7 8 लेवल का भी है। इसलिए ऐसा प्रैक्टिस सेट बनाया गया है कि जो सबके लिए यूजफुल हो। तो इस प्रैक्टिस सेट को रोज़ जरूर बनाइए, अपने साथियों में शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथी लेते हैं विदा, क्योंकि टाइम की एक सीमा होती है। जय हिंद, जय भारत।